फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स का और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है? फिज़िक्स हमें इसके एप्लीकेशंस डेली लाइफ में नज़र आती हैं, और आज का टॉपिक भी अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स जो नाजुक चीज़ें होती हैं उनको हम सूटेबल पैकिंग मटेरियल्स में क्यों पैक करते हैं? स्टायरोफॉर्म रिंग्स, बॉल, पॉलीथीन शीट्स में ही क्यों पैक करते हैं? इसी तरह जो व्हीकल्स हैं उनके फ्रंट पे या बैक साइड पे क्रम्पल्ड जोन क्यों होते हैं? बम्पर्स किस लिए होते हैं? और सीट बेल्ट्स का क्या पर्पज़ है? इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर हमारे आज के टॉपिक में है फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम के रिलेशन को अगर हम समझ लें तो हमें अपने इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर इजीली मिल सकता है। फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन हमने डिराइव करना है, मैथमेटिकल फॉर्म उसके डिराइव करनी है। उस मैथमेटिकल फॉर्म से हम इजीली एक्सप्लेन कर सकेंगे कि फोर्स के इंक्रीज़ करने से मोमेंटम पे क्या इफ़ेक्ट आता है, या मोमेंटम के इंक्रीज़ करने से फोर्स पे क्या इफ़ेक्ट आता है, या इनके आपस में टाइम के साथ क्या रिलेशन है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। हमने एक बॉडी एज्यूम की है, लेट्स ये एक व्हीकल है जिसका मास m है, इस व्हीकल का मास m है और ये मूव कर रही है। जब हमने ऑब्ज़र्व किया इसको तो ये किसी इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है। लेट अ फोर्स F acts on the body which produces an acceleration A in it। सपोज करें कि इसके ऊपर एक फोर्स F एक्ट कर रही है। ये एक फोर्स है जो राइट साइड पे इसके ऊपर अप्लाई की जा रही है, या आप ये कह लें इंजन इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है राइट डायरेक्शन में, और उसी के रिज़ल्ट में इसमें राइट साइड पे एक्सीलरेशन आ रहा है। जब फोर्स नेट फोर्स की कोई वैल्यू हो तो उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। अब एक्सीलरेशन जब आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। कुछ टाइम के बाद लेट्स ये बॉडी थोड़े आगे किसी डिस्टेंस पे पहुंच गई है और अब इसकी वेलोसिटी है vf, और जो टाइम पास हुआ है लेट्स द टाइम इज़ t। एक इनिशियल पोजीशन है जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की है, उस टाइम पे बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी थी, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इंजन, और उस फोर्स की वजह से ये व्हीकल राइट साइड पे मूव कर रही है और इसके अंदर एक्सीलरेशन आ रहा है। एक्सीलरेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई है vf, और हम ये अपनी फाइनल पोजीशन ले रहे हैं, और इस फाइनल पोजीशन पे जो वेलोसिटी है दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी। और इतना टाइम जो है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, ये टाइम t में अचीव हुई है। हम इनको वैल्यूज़ कोई नहीं दे रहे कि ये 5 सेकंड्स हैं, 5 मिनट्स हैं, या वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड है, ऐसी हम कोई वैल्यू इसको असाइन नहीं कर रहे। मोमेंटम की डेफिनेशन हमने इस यूनिट के स्टार्ट में डिस्कस की थी कि मोमेंटम होता है मास टाइम्स वेलोसिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी। बॉडी ने टोटल कितनी मोशन पोजेस की हुई है दैट इज़ मोमेंटम। उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे p से, और अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो इट्स फार्मूला इज़ मास टाइम इट्स वेलोसिटी। बॉडी का मास शुरू में भी m है और फाइनल पॉइंट पे भी इसका मास m है। मास चेंज नहीं हो रहा। क्या चीज़ चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम चेंज होगा। तो इसका मीनिंग ये है कि इस बॉडी के दो मोमेंटम होंगे। एक इनिशियल मोमेंटम है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे pi से, विच विल बी इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी, और वेलोसिटी इस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी है। और एक फाइनल पोजीशन है, फाइनल टाइम है, जिसके ऊपर फाइनल मोमेंटम उस बॉडी का आएगा,
उसका मैस m है, सेम मैस है, बट इट्स वेलोसिटी इज़ डिफरेंट, इट इज़ फाइनल वेलोसिटी। ये इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। हमने फाइंड क्या करना है, मोमेंटम में चेंज कितना आया है। वी वांट टू राइट चेंज इन मोमेंटम। ये जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन इस बॉडी ने पोजेस की हुई थी, इसमें चेंज कितना आया है। इट्स चेंज इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दें तो हम टोटल चेंज बता सकते हैं कि मोमेंटम के अंदर चेंज कितना आया है। इट इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 2 में कि अगर हमने किसी चीज़ का रेट फाइंड करना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई चीज़ फाइंड करनी हो तो हम उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर सकते हैं। इसको अगर फर्दर आप लिखना चाहें, चेंज इन मोमेंटम, आप ये वैल्यूज़ अगर यहाँ पे पुट करें, इट विल बी इक्वल टू mvf माइनस mvi। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो टाइम t था, इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी अचीव होने तक जितना टाइम कंज्यूम हुआ t, उस टाइम के अंदर मोमेंटम में कितना चेंज आया है। तो हम इस चेंज इन मोमेंटम को डिवाइड कर दें टाइम से, pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t, और इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। टाइम के साथ मोमेंटम में कितना चेंज आया है, हम उस चेंज को टाइम पे डिवाइड कर दें। इसी तरह हम उसकी राइट साइड को भी टाइम पे डिवाइड कर दें। इट विल बी इक्वल टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय t। राइट साइड पे m कॉमन है, हम उसको कॉमन लिख सकते हैं m टाइम्स vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। ये जो इतना सा पोर्शन है vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t, इट इज़ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये इक्वल होता है एक्सीलरेशन के। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने यूनिट 2 में डिस्कस किया है। एक्सीलरेशन इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी स्पेसिफिक टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, दैट इज़ एक्सीलरेशन। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ma, हमारे लिए ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये बन गया है, इट इज़ इक्वल टू ma pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t। इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट इक्वल्स टू मास टाइम एक्सीलरेशन, और मास टाइम एक्सीलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक इट इज़ इक्वल टू फोर्स। सो चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स या नेट फोर्स। इस रिलेशन से हमें क्या चीज़ पता चल रही है कि एक तो हम न्यूटन सेकंड लॉ में ये पढ़ चुके हैं कि जब भी बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट कर रही हो तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन इन द बॉडी, और वो जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा या वो जो फोर्स है वो फर्दर किसके इक्वल होगी, इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम के साथ मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है ये हमारी फोर्स के इक्वल होगा। When a force acts on a body, it produces an acceleration in the body. जब किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो, कोई फोर्स एक्ट कर रही हो, वो उस बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कराती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, इट इज़ इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन,
और ये किसके इक्वल है, अभी हमने देख लिया, इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। हम यही रिलेशन देखना चाह रहे थे कि फोर्स में और मोमेंटम में क्या रिलेशन है। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करने से पहले हम इसका यूनिट देख लेते हैं। हमने जो पहले स्टार्ट में मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा था, इसके मुताबिक इसका यूनिट क्या बनता है, इट इज़ इक्वल टू, मास का यूनिट है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। सो द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यहाँ से जो हमारा लास्ट रिलेशन हमने भी डिराइव किया है, इधर से मोमेंटम का क्या यूनिट बनता है, इसको अगर हम देखें तो पी एफ माइनस पी आई, और डिवीजन में टाइम है, इसको अगर हम राइट साइड पे ले जाएं इट विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये हमारे पास मोमेंटम है, एक मोमेंटम दूसरे मोमेंटम से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब है ये मोमेंटम ही है, सब्ट्रैक्ट होने के बाद भी हमारे पास आंसर मोमेंटम का आएगा। तो राइट साइड पे जो क्वांटिटीज़ हैं, अगर हम इसका यूनिट लिखें, इट इज़, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और टाइम का यूनिट है सेकेंड। इट मीन्स के मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकेंड भी है, और यू कैन से दैट 1 न्यूटन सेकेंड इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम। फिज़िकली हमारे पास ये रिलेशन क्या शो कर रहा है कि डिनोमिनेटर में टाइम है, ये टाइम जितना हम इंक्रीज़ करें इतना हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट डिक्रीज़ करेगा। मोमेंटम को आप एक और मीनिंग में भी ले सकते हैं कि इम्पैक्ट कितना आ रहा है, जो हमने यूनिट के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि किसी भी मूविंग बॉडी का टोटल इम्पैक्ट कितना है, टोटल मोशन उसने कितनी पोजेस की हुई है, दैट इज़ द मोमेंटम। ये टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। अगर ये टाइम हम इंक्रीज़ करते जाएं तो हमारा ये टोटल आंसर स्मॉल होता जाएगा, और इसके रिज़ल्ट में जो हमारी ये फोर्स है ये स्मॉल होती जाएगी। अगर हम इसको ये कंसीडर करें, दिस इज़ द इम्पैक्ट फोर्स। अभी आप इसको फॉर एग्जांपल ये कंसीडर करें कि ये कार थी, जो व्हीकल थी, ये मूव कर रही थी, इसका कोई मोमेंटम था। अगर ये उसी मोशन के साथ जाके किसी भी बॉडी को हिट करे तो इसका जितना मोमेंटम है वो फ़ौरन से नेक्स्ट बॉडी में ट्रांसफ़र होगा, इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट बॉडी में हमें नज़र आएगा, और बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में वो जितना भी बड़ा मोमेंटम है वो फ़ौरन से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसका इफ़ेक्ट हमें क्या नज़र आता है, डैमेज की फॉर्म में नज़र आता है। अब आप इस रिलेशन के ऊपर आएँ, लेट दिस इज़ द इम्पैक्ट फोर्स एंड दिस इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हम किसी तरीके से इस टाइम को इंक्रीज़ कर दें कि जिस टाइम हमारा डैमेज जो है इनसाइड कम हो जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है, हम इसको कैसे कर सकते हैं, और ये होता भी है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। व्हीकल्स के फ्रंट पे अगर देखें तो जो ड्राइवर हैं या पैसेंजर हैं उनके बैठने की जगह यहाँ पे है, और ये आगे काफ़ी बड़ा पोर्शन है, इंजन है, बाकी कंपोनेंट्स हैं, और उसके अलावा भी आगे फर्दर इसमें इसका निचली साइड पे फ्रेम होता है और इसके आगे बम्पर्स लगे हुए होते हैं। उनका मेन पर्पज़ क्या है, वो एक्चुअली दिस इम्पैक्ट टाइम जो है इसको इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। जिस टाइम पे ये एक्सीडेंट हुआ और मोमेंटम ट्रांसफ़र होना था इस बॉडी के अंदर, जितना भी मोमेंटम था वो नेक्स्ट बॉडी में ट्रांसफ़र होना था और उसका डैमेज आना था, उसका इफ़ेक्ट आना था इस बॉडी के ऊपर। वो टाइम हमने इंक्रीज़ कैसे किया है कि ये जो अगला पोर्शन जितना भी ये क्रम्पल्ड जोन था, इसको ब्रेक होने में जो टाइम लगा वो उतनी देर में थोड़ा स्लोली ये मोमेंटम ट्रांसफ़र हो गया। यानी कि जो एक्चुअली इस बॉडी का मोमेंटम था वो एकदम से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, बल्कि टाइम कंज्यूम किधर हुआ है, ये अगला पोर्शन ब्रेक होने में, ये पोर्शन ब्रेक हो गया, डैमेज हो गया, लेकिन इनसाइड जो ड्राइवर था या पैसेंजर थे उन तक उसका इफ़ेक्ट कम आया है। उस जो इम्पैक्ट फोर्स थी वो कम हो गई है। कम क्यों हुई है, इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है कि अगर हम ये मोमेंटम चेंज होने में जो टाइम लग रहा है, ये मोमेंटम इसका मैक्सिमम था, उसकी कोई वैल्यू थी
इसका कोई मैच था, हाई स्पीड के साथ ये मूव कर रही थी, और जैसे ही इसने ये किसी चीज़ के साथ जाके व्हीकल हिट की है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। जब वेलोसिटी ज़ीरो हुई तो मोमेंटम भी ज़ीरो हो गया। वो जो बिग चेंज आया है, ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम हम पढ़ रहे हैं अभी, ये जो मोमेंटम के अंदर चेंज आया है, इनिशियल मोमेंटम जो काफ़ी ज़्यादा था और फाइनल मोमेंटम जो एकदम से ज़ीरो हो गया, उसका हमने टाइम इंक्रीज़ कर दिया। जो फ़ौरन से मोमेंटम चेंज हो जाना था, विद इन अ सेकेंड एक काम हो जाना था, या एक स्मॉल पोर्शन ऑफ सेकेंड में वो सारा मोमेंटम ट्रांसफ़र होना था, उसका टाइम हमने इंक्रीज़ कैसे किया कि वो टाइम कंज्यूम हो गया ये क्रम्पल्ड जोन ब्रेक होने में। जब टाइम इंक्रीज़ हुआ तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज़ हो गया और हमारे पास इम्पैक्ट फोर्स कम होगी। जब इम्पैक्ट फोर्स कम हुई, अंदर इम्पैक्ट कम गया और अंदर डैमेज जो है वो कम हुआ। इन एन एक्सीडेंट at हाई स्पीड द इम्पैक्ट फोर्स इज़ वेरी लार्ज। इम्पैक्ट फोर्स लार्ज होनी है ड्यू टू द एक्सट्रीमली शॉर्ट स्टॉपिंग टाइम, क्योंकि स्टॉपिंग टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है। फॉर सेफ्टी पर्पसेज व्हीकल्स हैव रिजिड केजेस फॉर पैसेंजर्स विद क्रम्पल जोन एट देयर फ्रंट एंड रियर एंड्स। बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे व्हीकल्स के क्रम्पल्ड जोन होते हैं जो इसी पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं कि वो किसी एक्सीडेंट के केस में ब्रेक हो जाएं और टाइम इंक्रीज़ करने में वो हेल्प आउट कर सकें। ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट क्रम्पल जोन कोलैप्स दिस इंक्रीज द इम्पैक्ट टाइम। ये इस इम्पैक्ट टाइम को इंक्रीज कर देता है बाय प्रोवाइडिंग टाइम फॉर क्रम्पलिंग। और वो टाइम प्रोवाइड कैसे किया जा रहा है, ये क्रम्पलिंग जो हो रही है यहाँ पे, ब्रेकेज जो हो रहा है उससे टाइम प्रोवाइड हो रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज़ हाईली रिड्यूस्ड। और फाइनली जो इस फोर्स का इम्पैक्ट था वो काफ़ी कम हो गया एंड सेव्स द पैसेंजर्स फ्रॉम सीवियर इंजरीज। और पैसेंजर्स जो हैं वो हमारे पास सीवियर इंजरीज से सेफ रहें। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है वाई फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स सच एज ग्लास वेयर्स आर पैक्ड विद सूटेबल मटेरियल्स सच एज स्टायरोफॉर्म रिंग्स। अक्सर आपने फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स जो नाजुक ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्लास है और इस किस्म के दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो हम उनको प्रॉपर किसी सूटेबल मटेरियल में पैक करते हैं, लाइक स्टायरोफॉर्म रिंग्स या स्टायरोफॉर्म की बॉल्स होती हैं, पॉलीथीन शीट्स होती हैं जिसमें एयर सैक की हुई होती है, एयर फिल्ड होती है। इनके क्या पर्पज़ हैं, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई किया गया। एयर इनक्लोज इन द कैविटीज ऑफ दीज मटेरियल्स मेक्स देम फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट। जो पॉलीथीन शीट्स में एयर हमने फिल की हुई होती है वो क्या करते हैं, मेक्स देम फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट। उस मटेरियल जो शीट है उसको फ्लेक्सिबल बना देते हैं और सॉफ्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग एनी मिसहैप दे इंक्रीज द इम्पैक्ट टाइम। अब उस शीट को प्रेस होने में टाइम लगेगा। फोर्स अगर ऊपर वाली साइड से हम अप्लाई कर रहे हैं और नीचे कोई नाजुक ऑब्जेक्ट है तो ये फोर्स दूसरे एंड तक पहुंचने में टाइम लेगी। ये इम्पैक्ट टाइम जो है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं। एन इंक्रीज इन इम्पैक्ट टाइम लोअर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये टाइम, इम्पैक्ट टाइम इंक्रीज करने से इस टोटल का जो आंसर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये डिक्रीज हो जाएगा एंड हैंस लेसन्स द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, जिसकी वजह से ये हमारी फोर्स कम हो जाएगी। दिस लोअर्स द पॉसिबल डैमेज ड्यू टू एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में किसी भी पॉसिबल डैमेज से बचा जा सकता है। सीट बेल्ट्स में भी यही कॉन्सेप्ट है कि हम टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं और इम्पैक्ट फोर्स कम कर रहे हैं। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट अ पर्सन नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट विल कंटिन्यू मूविंग until stopped suddenly by something before him। किसी भी एक्सीडेंट के केस में जिस पर्सन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई वो मूव करेगा और आगे जाके जो भी उसके आगे कोई चीज़ होगी उसके साथ जाके वो लगेगा और स्टॉप करेगा। दिस समथिंग में भी विंड स्क्रीन, वो विंड स्क्रीन भी हो सकती है, कोई और पैसेंजर हो सकता है, अगली सीट हो सकती है। सीट बेल्ट्स आर यूजफुल इन टू वेज। सीट बेल्ट्स क्या करती हैं, दे प्रोवाइड एन एक्सटर्नल फोर्स टू अ पर्सन वियरिंग सीट बेल्ट। जिन पर्सन ने सीट बेल्ट पहनी हुई है एक तो वो उनको एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करती हैं और सेकंड क्या है, द एडिशनल टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेचिंग सीट बेल्ट्स। और ये क्या प्रोवाइड कर रही हैं, एडिशनल टाइम प्रोवाइड कर रही हैं कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट पैसेंजर अगर आगे जा रहा है तो उसको थोड़ा टाइम लग जाए
वो फ़ौरन से उस इम्पैक्ट को अपने बॉडी के ऊपर बियर ना करे, बल्कि जब तक वो जाके अगर किसी फ्रंट किसी चीज़ पे लगता भी है तो उस वक्त तक वो इम्पैक्ट कम हो चुका हो। और वो टाइम कौन प्रोवाइड कर रहा है? द टाइम इज़ प्रोवाइडेड बाय द सीट बेल्ट। दिस प्रोलॉन्ग्स द स्टॉपिंग टाइम फॉर मोमेंटम टू चेंज। ये मोमेंटम चेंज होने में जो टाइम है उसको इंक्रीज कर देता है एंड रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ कोलिजन, और उसकी वजह से जो कोलिजन का इफेक्ट है वो उस पैसेंजर पे कम आता है। एग्जाम्पल 3.6, मैथमेटिकली हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी फोर्स ये आएगी अगर हमारे पास कोई वैल्यूज़ हों मास की, वेलोसिटी की और टाइम की। तो इम्पैक्ट फोर्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए एग्जांपल 3.6 है। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जो 5 kg उसका मास है और 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स में वो बॉडी स्टॉप कर रही है, यानी कि उसका इम्पैक्ट टाइम 2 सेकेंड है, और हमने ये बताना है कि कितनी फोर्स अप्लाई करें, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि वो इम्पैक्ट फोर्स कितनी होगी कि बॉडी वो स्टॉप कर जाए। मास 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और बॉडी स्टॉप कर रही है, इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी अगर 0 मीटर पर सेकेंड है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। मोमेंटम इज मास टाइम्स वेलोसिटी। टाइम 2 सेकेंड and we have to find the force required to stop the body. Initial momentum is mass times initial velocity. Mass 5 kg, initial velocity is 10 meter per second. Initial momentum आ गया 50 न्यूटन सेकेंड। Final momentum is 5 kg, mass same है but velocity is 0, that's why final momentum is 0. Now वही रिलेशन हम यूज़ करें impact force या force required to stop the body is equal to rate of change of momentum. Final momentum is 50. No, final momentum is 0. यहाँ पे values उल्ट लिखी हुई हैं। Final momentum is 0 and initial momentum is 50 Newton divided by total time. Time is 2 second. और ये इसका रिजल्ट आएगा इम्पैक्ट फोर्स कह लें इसको, या फिर फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी। एक फोर्स वो थी जो इंजन अप्लाई कर रहा था, अगर ये कार है तो वो अप्लाइड फोर्स थी। अगर हम उसको पॉजिटिव लें तो हमारे पास ये उसके अपोजिंग फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ेगी इंजन के ऑपोजिट। इसलिए इसका साइन भी अगर नेगेटिव आ जाए तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 0 न्यूटन पहले लेके आए 50 बाद में लेके आए, हमारा आंसर नेगेटिव होगा। वो नेगेटिव क्या शो कर रहा होगा कि ये हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑपोजिट टू द फोर्स ऑफ इंजन इफ इट इज़ अ कार और एनी मूविंग थिंग। Thus 25 Newton force is required to stop the body. इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 3.8। How much time is required to change 22 Newton second momentum by a force of 20 Newton? फाइंड हमने क्या करना है? वी हैव टू फाइंड हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड। हमने ये टाइम फाइंड करना है टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम। मोमेंटम 22 न्यूटन सेकेंड का मोमेंटम चेंज करने में जो टाइम लगेगा विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करने से 22 न्यूटन सेकेंड का मोमेंटम चेंज हो जाए, इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा? इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमें ये गिवन है, ये चेंज इन मोमेंटम गिवन है। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम, Pf minus Pi is change in momentum divided by time is equal to the impact force, और फाइंड हमने करना है टाइम, सो टाइम विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम
पी एफ माइनस पी आई ओवर एफ। चेंज इन मोमेंटम हमें गिवन है 22 न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय एफ इज 20 न्यूटन। ये न्यूटन न्यूटन से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास टाइम आ जाएगा 1.1 सेकेंड। 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम चेंज करने के लिए अगर हम 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें टाइम कितना लगेगा 1.1 सेकेंड। सो द टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज 20 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज 1.1 सेकेंड। इस चेंज इन मोमेंटम को हम डायरेक्ट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू 22 न्यूटन सेकेंड, और यहाँ पे हम फिर इजीली पुट भी कर सकेंगे।